बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम, सुबह खैर। आप देख रहे हैं एक्सप्रेसो, मैं हूं आपके साथ है नादिर। मैं हूं इमरान हसन एंड खुश आमदीद। इस उम्मीद के साथ कि आप खैरियत से हैं, आपका दिन अच्छे से शुरू हो चुका है। 2 के एक और हीट वेव, बल्कि 3 हीट वेव्स की पेशगोइयाँ की गई हैं अगले कुछ 15-20 दिनों के अंदर पंजाब के मुख्तलिफ इलाकों में। लाहौर में कल भी इट वॉज 40 डिग्रीज और मजीद बढ़ सकता है। और आज भी इस वक्त वैसे अर्ली इन द मॉर्निंग के 33 जो मैं नोटिस कर रहा था, जो मेरी गाड़ी की गेज मुझे दिखा रही थी। आई डोंट नो कितना सच है ये, लेकिन ये मजीद बढ़ सकता है। सो गर्मी की वेव है, इसमें सबसे ज़रूरी है एहतियात। कोशिश करें सायेदार जगहों पर रहें, कोशिश करें पानी ज़्यादा से ज़्यादा पिएँ। बहुत से लोगों को आदत नहीं होती है साथ वाटर बॉटल्स कैरी करने की, अगर नहीं है तो डाल लीजिए ताकि आप में किसी किस्म की पानी की कमी ना हो। और एक और चीज़ जो आपका खून थोड़ा सा बढ़ा देगी, इत्तू सा जिसे बोलते हैं, वो है जनाब पेट्रोल की कीमतों में कमी, जो कि हो गई फाइनली। ये बड़ी अच्छी खबर है आवाम के लिए, पेट्रोलियम मसनूआत की। हम भी आवाम में ही हैं। हाँ, हम हुक्मरान। इसका वैसे कल हमने बता ही दिया था, इमरान ने जिक्र किया था कि जी कहा जा रहा है कि कमी हो जाएगी। और अगर आप अशराफिया में तो मुझे नहीं पता, हम आवाम में। मैं भी आवाम में हूँ, मैं आपके साथ ही हूँ। मैं अपने आप को आवाम में ही समझ रही हूँ। मसनूआत की कीमतों में बड़ी कमी की गई है। जनाब वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने ये पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में कमी की मंजूरी दे दी है और नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है उगरा की जानिब से। और वजारत ख़जाना ने पेट्रोलियम मसनूआत की नई कीमतों की कमी का जो नोटिफिकेशन है वो अब जारी कर दिया है। 15 रुपये से ज़ायद की कमी की गई है जी पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में। और ये मेरे ख्याल से वही इमरान वाली बात है कि बहुत छोटी सी खुशी है, लेकिन इसको हम ज्यादा सेलिब्रेट करेंगे क्योंकि जिस तरह की सिचुएशन चल रही है बजट पे फर्क पड़ जाता है। अगर फीड टैंक अगर 400-500 हज़ार रुपये फर्क पड़ जाए तो ये बहुत बड़ा फर्क होता है, और गरीब के लिए तो बहुत ज्यादा है। वो पैसे कहीं और इस्तेमाल हो जाएंगे ना, किसी और तरफ चले जाएंगे। 15 रुपये 39 पैसे नई कीमत है पेट्रोल की फी लीटर कीमत। इसके बाद 15 रुपये 39 पैसे कमी के बाद जो नई कीमत है वो 273 रुपये 10 पैसे हो गई है। इसी तरह जो हाई स्पीड डीजल है इसकी कीमत में 7 रुपये 88 पैसे फी लीटर कमी की गई है। और जो हाई स्पीड डीजल की अब नई कीमत है वो 274 रुपये 8 पैसे फी लीटर है। और लाइट डीजल 7 रुपये 54 पैसे की कमी के साथ 161 रुपये 17 पैसे फी लीटर का हो गया है। इसके अलावा मिट्टी का जो तेल है उसमें 9 रुपये फी लीटर कमी हुई है। 9 रुपये और 86 पैसे तकरीबन इसकी अंदर कमी हुई है। और ये जो मिट्टी का तेल है इसकी नई कीमत 173 रुपये 48 पैसे मुकर्रर की गई है। इसका इतलाक रात को हो गया है। हमने एहतियातन रात को पेट्रोल नहीं लिया, हमने कहा क्या पता जाए वो कहें सर जी हली नोटिफिकेशन नहीं आया। कह देते हैं ना, जब महंगा होता है तो फौरन हो जाता है, जब सस्ता होता है तो अगले दिन मिलना शुरू होता है। तो फिर आपने वैसे अगर नहीं डलवाया तो आज डलवा लीजिए, कुछ फायदा हो जाएगा आपको। कह रही है इमरान कि अब किरायों में भी कमी हो जाए, हम भी इसके लिए मेरे ख्याल में कौम को थोड़ा शोर डालना चाहिए। ऐसे नहीं होगा कि अगर आपसे किराए में कमी नहीं होगी, जो प्राइस इन्फोर्समेंट एजेंसीज हैं उनको भी चाहिए कि वो जाके जरा लारी अड्डों वगैरह पे चेक करें। डीसी साहिबान अपने बंदे भेजें कि क्या बस वगैरह वालों ने या जो सब्जियां लेके आती हैं गाड़ियां, उन्होंने किराया कम किया या नहीं। सो इस पे एक अच्छी खबर के साथ हमने आगाज किया कंपैरेटिवली विद दैट मौसम की गर्मी। और अब हम थोड़ा सा मूव करेंगे सियासत की गर्मी की तरफ। जी हाँ, मौसम की शिद्दत के साथ साथ अब जैसे जिक्र किया सियासी गर्मा गर्मी में भी बहुत इजाफा हो रहा है। कल चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो ने कौमी असम्बली में बड़ा धुआंधार खिताब किया और एक जानिब तो उन्होंने अपोजिशन को मुज़ाकरात की दावत भी दे दी और कहा कि अपोजिशन अगर आइन की बालादस्ती में दिलचस्पी रखती है तो पीपल्स पार्टी मौजूद है। उसके साथ साथ उन्होंने अपोजिशन पर सख्त तनकीद भी कर दी। उन्होंने ये कहा कि अपोजिशन जानती है उसे किसके पाँव पकड़ने हैं, इसलिए वो सियासतदानों से बात नहीं करना चाहती। और हमें पता है इशारा किस तरफ है, अपोजिशन मुनाफिकत की सियासत कर रही है। बिलावल भुट्टो ने कहा कि अगर 9 मई की माफ़ी नहीं मांगेंगे तो फिर भुगतना पड़ेगा। और दूसरी जानिब मौलाना फजलुर रहमान भी मैदान में है। उन्होंने हुकूमत से मुस्ताफ़ी होने और दोबारा इलेक्शन कराने का मुतालबा कर दिया है। कहते हैं कि जी हम धांधली के खिलाफ तहरीक शुरू कर चुके हैं, इस वक्त जो हुकूमत है वो डिलीवर नहीं कर सकेगी। PTI के साथ चलने के हवाले से भी मौलाना फजलुर रहमान ने यह कहा कि एक दूसरे के मद्दे मुकाबिल जरूर रहे और बड़े तहफ़्फ़ुज़ात हैं, इनको अगर दूर किया जाता है तो हम सियासी लोग हैं, मुज़ाकरात से इनकार नहीं करेंगे। ये भी मौलाना का यूटर्न कह लें। तो ये सोच रहा हूँ अगर दोबारा इंतखाब हो जाए मौलाना साहब, गंडापुर साहब ने आपको फिर हरा देगा। वो तो ठीक है, चले हो जाए, आपका मुतालबा है तो आपका हक है सियासी मुतालबात, लेकिन आपका मुकाबला तो गंडापुर साहब से था, जो जिन दूसरों से था वो तो गवर्नर लग गए KP के कुंडी साहब। तो खैर दिलचस्प मुकाबला है। हर कोई अपनी जो सियासी दुकान है उसके अंदर चाह रहे कि बिक्री अच्छी हो और अच्छी प्रोडक्ट लेके आए सामने। तो मौलाना साहब ये नई इस्तीफा प्रोडक्ट भी लेकर आए सामने, देखते हैं इस पर कैसा रिस्पॉन्स आता है। उधर तहरीक इंसाफ के लिए भी कल एक अच्छी खबर आई। इस्लामाबाद हाई कोर्ट की तरफ से 190
90 मिलियन पाउंड बड़ा क्रिटिकल केस था। इस करप्शन केस के अंदर जो बानी तहरीक इंसाफ है उन्हें जमानत दे दी गई है। अदालती फैसले के मुताबिक नैब ने इस मौके पर एतराफ़ किया, दिस इज व्हाट कोर्ट सेड के तहकीकात मुकम्मल है, मुलजिम को मजीद कैद में रखने से कोई फ़ायदा नहीं है। दिस इज़ एन इंटरेस्टिंग कॉमेंट फ्रॉम नैब्स एंड, राइट। जो नैब प्रोसिक्यूटर है उन्होंने खदशा जाहिर किया कि बानी पीटीआई सियासी शख्सियत हैं, वो ट्रायल पर असरअंदाज होने की कोशिश कर सकते हैं। नैब के जो ये वाले तहफ़्फ़ुज़ात थे, इस हवाले से फिर रिकॉर्ड पर कोई जवाज़ मौजूद नहीं है, ऐसा भी कोर्ट ने कहा। बानी पीटीआई की ज़मानत मंजूर की जाती है, ये कहकर कोर्ट ने कल बानी पीटीआई की ज़मानत मंजूर कर ली। अब आज सुप्रीम कोर्ट ने बानी पीटीआई को बज़रिया वीडियो लिंक पेश करने की भी हिदायत जारी की हैं। 2 केसेस, जिसमें उनका एक निकाह केस है और दूसरा वॉज द साइफर केस। 2 केसेस अभी बाकी हैं। मुझे लगता है कि जो टफ केस था उसके अंदर बानी पीटीआई निकल चुके हैं, जमानत मिल गई है। अब इन 2 केसेस के अंदर शायद इतना टफ ना हो डिफेंड किया जाना उनको, तो आई सी हिम सून आउटसाइड द जेल, मुझे ऐसा लगता है कुछ नया ना आ गया तो। अच्छा, सारी सूरत हाल पर बात कर लेते हैं। आमिर ज़िया साहब सीनियर तज्ज़ियाकार हमारे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम आमिर ज़िया साहब, कैसे हैं आप? जनाब वालेकुम सलाम। अच्छा आमिर साहब, जिस तरह से सबसे पहले जिक्र कर लेते हैं, बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने एक जानिब मुज़ाकरात की दावत दी है, दूसरी जानिब उन्होंने इल्ज़ामात भी आयद किए हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पर, और उन्होंने बताया है कि जिस तरह से वो हमेशा से चाह रहे हैं कि बात वो किसी और से करें और सियासी जमातों से बात ना करें, तो ऐसे नहीं चलेगा। कितना वजन है उनकी बात में, उनके इल्ज़ामात में? कोई नई बात नहीं की है बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने। आप देखें कि कमोबेश मतलब कभी एक बयान पे हिस्से पे जोर होता है, कभी दूसरे पे होता है। कल की तकरीर में जो था दोनों ही हिस्सों पर उन्होंने जोर दिया कि जनाब मुज़ाकरात की भी बात की और सख्त तनकीद भी की है, और मेरे ख्याल में बड़ा, जो मैंने तकरीर सुनी थी, बहुत जज्बाती होकर की है उन्होंने। तो आप कह रहे थे कि मौसम की शिद्दत में इजाफा हो रहा है और हमारी सियासी शिद्दत में भी इजाफा होता है। ये हमारा बदकिस्मत मुल्क है कि जहाँ पर मौसम सरमा में भी सियासी हिद्दत गर्म रहती है, और आप देखेंगे एक तसलसल के साथ हो रहा है। और पाकिस्तान जैसा मुल्क जिसमें बहुत मुश्किलात हैं, माशी मुश्किलात हमारी बेशुमार हैं, उसमें अगर मतलब है कि हमारी सियासत में इस्तेकाम नहीं आ रहा, तो हमारे लिए परेशान कुन बात है। यानी कि आप अप्रैल 2022 में जो थी इमरान खान की हुकूमत का खात्मा किया गया, तो उससे पहले से आप देखें कि माजराई की कैफियत थी। तो 2 बरस से ज्यादा हो गए। जब 2 बरस से ज्यादा एक चीज को हो जाए और आपको एक कोई नहीं लगता कि कोई सिम्टम लोग मुतय्यन कर सके हैं, उसका मतलब है कि जनाब चीजें सही नहीं चल रही हैं, और ये बहुत ही मतलब बायसे फिक्र बात होनी चाहिए। ये वाली जो बात आखिरी के मुज़ाकरात व मुकाबला तनकीद, अब मुज़ाकरात में आप ये देखें कि पीटीआई ने जो है दरवाजा वो सही खटखटा रही है। ये और बात है कि एस्टेब्लिशमेंट जो है मुज़ाकरात के लिए तैयार नहीं है। वो 9 मई के वाकयात को न भूलेगी न वो माफ करेगी। फिलहाल यही उनका मौक़िफ़ लगता है। तो मैं नहीं देखता कि बहुत जल्द जो एस्टेब्लिशमेंट से उनकी बातचीत हो पाएगी। अच्छा, दूसरी बात है कि सियासी कुव्वतों से बात करने का पीटीआई का जो तज्जिया, उसको मेरे ख्याल में बहुत सारे लोग एंडोर्स करेंगे कि फायदा कोई नहीं है। इसलिए फायदा नहीं है कि नून लीग और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जब बेनिफिशियरी है, तो पीटीआई इररिलेवेंट है, तो उनको फायदा हुआ है। तो ये चाहेंगे कि पीटीआई जो है एस्टेब्लिशमेंट के मुकाबले में रेलिवेंट रहे, माजराई उनकी जारी रहे, तभी इनकी अहमियत है। और बिल्कुल उसी तरह आप देखें कि जब पीटीआई बरसरदार थी, तो इन्होंने जो है पसे पर्दे ही मुज़ाकरात किए थे ना, कि अपने लिए जगह बनाई थी। तो कोई नई बात पीटीआई नहीं कर रही है। तो जिस तरह नून लीग को इंतजार करना पड़ा, मतलब है वापसी के लिए करनी पड़ी। पीटीआई बड़ी इंटरेस्टिंग पॉलिटिक्स कर रही है। ऐसा लग रहा है कि वो जैसे होता है ना कि आप प्लेयर हैं, ग्राउंड में खेल रहे हैं, लेकिन आप चाहते हैं कि अंपायर को पता ना लगे कि आप कैसा खेल रहे हैं। अब अंपायर को तो पता होता है, चूंकि वो अंपायर है। मैं क्रिकेट की बात कर रहा हूँ। यहाँ पे ऐसी पॉलिटिक्स हो रही है कि ऑन मीडिया या ऑन स्क्रीन और किस्म की पॉइंट स्कोरिंग है, और वो और किस्म के बयानात हैं, शायद वो मीडिया की कंजम्पशन के लिए हैं, या फिर हकीकी तौर पे पीटीआई की लाइन वही है कि जी हमसे माफ़ी मांगे और हमारे साथ ज्यादती हुई है, नंबर 1। और ऑफ साइड हम देखते हैं तो ये भी कहा जाता है कि अगर बात होगी तो सिर्फ उनसे होगी, और कुछ सीनियर रहनुमा कहते हैं कि नहीं, हम इस बयान के साथ खड़े नहीं होते, ये किसी की अपनी सोच भी हो सकती है। कुछ ऐसे लोग भी हैं। तो अंदरूनी तौर पे आप अंपायर को कंफ्यूज रखने की कोशिश करें, या अंपायर की वाकई आपकी नजर में कोई अहमियत नहीं है, जो ही मौका मिला आप अंपायर से आगे निकलने की कोशिश करें, कुछ ऐसा है? व्हाट काइंड ऑफ पॉलिटिक्स इज बीइंग डन बाय पीटीआई? देखिए, एक बात का सबको एहसास है कि अंपायर से आगे आप नहीं निकल सकते। जो पाकिस्तान की सियासी ताकत का मैट्रिक्स है, तो दुनिया भर में ये होता है कि जो एस्टेब्लिशमेंट होती है और सियासी कुव्वतें होती है, वो साथ मिलकर चलती, महाजराई नहीं करती। ये रियासत के मुकाबले में होता है। तो अगर किसी के भी जहन में खन्नास भरा हुआ है कि जी हमें एस्टेब्लिशमेंट से और इदारों से लड़ना है,
वो मुनासिब बात नहीं है। आप देखिए तक कि नून लीग के लोगों से बात करें, वो कहते हैं जी हम नया बयानिया बनाएंगे, और नया बयानिया जो होगा वो एंटी एस्टेब्लिशमेंट होगा। उनके जो करीब साथी वो भी यही बात करते हैं। समझना ही चाहिए कि एस्टेब्लिशमेंट जो है वो पंचिंग बैग नहीं होना चाहिए, और कहीं ना कहीं आपको दरमियान की राह निकालनी होगी। एस्टेब्लिशमेंट को भी थिंक करना होगा अपनी स्ट्रेटेजी को, हिकमत अमली को, कि इस महाजराई को किस तरह से कम करे। उसी तरह पीटीआई को भी। अब ये बात है कि ये जो होती है ना माफी तलाफी, ये तो खैर वो वाली बात होती है, अलामती होती है। असल बात जब उससे पर्दा हो रही होती है, कुछ चीजें तय पा जाती है, तो फिर आप बहुत सारी चीजें जो है आप देखेंगे सहल हो जाती है। तो ये जो कल का आमिर साहब सॉरी कल का जो फैसला है कोर्ट का, इसको आप किस चीज का नतीजा देखते हैं? क्योंकि एक महाजराई पता नहीं मैं कह सकता हूं या नहीं, लेकिन बहरहाल एक तकाबली सिचुएशन बहरहाल कोर्ट की भी कुछ हिडन फोर्सेस से है, जिसकी वजह से आपको मालूम है कि मुख्तलिफ जजेस ने अपनी इनसिक्योरिटीज का इजहार किया है। अब ये फैसला आने के बाद हम पता नहीं उस पलड़े में डालें कि उस वजह से आया है, या फिर इस पलड़े में डालें कि नहीं कहीं ना कहीं बैक द डोर कहीं ना कहीं कोई बात हो रही है जिसकी जानिब आपने इशारा किया। आपको क्या लगता है कल का फैसला वाज कंप्लीटली लीगल डिसीजन, कानून के मुताबिक है, या उसमें कोई और एलिमेंट है? एक तो देखिए त्यासराई ये करना ना कि ये बड़ी खतरनाक जुमला होता है कि हम ये कहें कि अदालत जो है किसी और वजह से फैसला कर रही है। अदालत जो है उसूली तौर पर इंसाफ की बुनियाद पर फैसला करना चाहिए, और मेरिट जो होता है केस को उसमें फैसला करना चाहिए। मैं उन लोगों में हूँ कि मैं समझता हूँ कि अदालत जो है उसको मेरिट पर ही फैसला करना चाहिए, और करती आई है। और बाद जो इल्जाम लगते हैं वो किसी के खिलाफ फैसला आते हैं, वो शोर मचाते हैं, हिमायत में आते हैं, मतलब तालियां बजा रहे होते हैं। बात ये होती है कि हमें अपनी अदलिया को मुतनाज़ा नहीं बनाना। बड़े दुख की बात है कि जब यही अदलिया थी कि जब इसने पैदर पे रिलीफ दिए शरीफ खानदान को और जरदारी खानदान को, उनके फुक्का को, तो आप देखिए बरसों पहले केस मिनटों में खत्म हो गए। तो जाहिर कोई इसकी लॉजिक होगी। आज वही अदलिया जो है थोड़ा सा इमरान खान के ऊपर उन्होंने कहा कि जी मतलब अभी मेरिट होगा उनका नजदीक केस का, और 90 मिलियन पाउंड का था, या और दीगर केसेस हैं, तो इसको इसी तरह लेना चाहिए। और हमें हर आदमी के ऊपर जब तक जुर्म साबित नहीं हो जाता, उसको हक होता है, हमारे ये लीगल कोर्ट्स है कि केस चल रहा है अगर है तो बेल आपका हक होता है। बेल अगर मिल रही तो परेशानी की बात नहीं। देखिए और केसेस बनाने में देर कितनी लगती है, अगर इमरान को नहीं छोड़ना उन्होंने तो नए केसेस कोई और मजीद शहादत जाएंगी कि 3 केसेस में बरी हो गए, चौथे में रोक लिया। तो हुकूमत के पास रोकने के 100 ढंग होते हैं अगर रिहा ना करना हो। इसके ऊपर मेरे ख्याल में मैं कल देख रहा था कि जिस तरह से अदलिया में तनकीद हो रही थी, तो बड़ी दुख की बात थी कि नहीं होनी चाहिए। और अदलिया को बहुत स्ट्रेन के साथ जो है अपने तहफ़्फ़ुज़ात के साथ करना चाहिए। ठीक है, यानी अदलिया किसी सूरत भी कंट्रोवर्शियल नहीं बनाया जाना चाहिए। तो इस सारी सिचुएशन में आमिर ज़िया साहब जिस तरह से हम बात कर रहे हैं, जिस तरह से अभी जिक्र हुआ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की मज़ाहमती सियासत, मज़ाहमती बयानियाँ, अब कल भी ज़ैन कुरैशी की जानिब से अपने मुतालबात शराइत रख दी गई सामने कि हम हर एक से बात करने के लिए तैयार हैं, लेकिन हमारी 3 शराइत मान ली जाए। क्या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अपने इस मज़ाहमती बयानिया के साथ, इस इल्ज़ाम तराशी की सियासत के साथ आगे आपको कामयाब होती नजर आ रही है? कोई रास्ता निकालने में कामयाब होती नजर आ रही है? देखिए इनका जो मज़ाहमती बयानिया है उसकी 2 असर पड़े। पहला तो ये कि इनकी मुश्किलात में इजाफा हुआ है, ठीक है ना। ये अमली अगर तौर पे देखा जाए कि आज उनकी लीडरशिप जेल में है, मुश्किल हालात में है, ठीक है ना, उनसे बल्ला छिन गया, वो सब हमको पता है, दोहराने की जरूरत नहीं है। तो यहाँ पर अगर कोई होता है वो कहता है जी हम स्ट्रेटेजी को रिव्यू करेंगे, लेकिन यही मज़ाहमती बयानी की जिसने उनको मकबूल भी रखा हुआ है, तो अपनी मकबूलियत की कीमत अदा कर रहे हैं। अच्छा, इस मज़ाहमती बयानी में तब्दीली उस वक्त आएगी कि जब उनको इंडिकेशन होगा इस्टेब्लिशमेंट को रीथिंक करने के लिए तैयार है, उनको माफ करने के लिए तैयार है, उनसे दोबारा निगोशिएट करना है। लेकिन निगोशिएशन किस चीज के लिए हो रहे हैं? पीटीआई को मुश्किल से अगर निकलना है तो वो उनको इस्टेब्लिशमेंट से ही बात करनी है। डे टू डे मामला जो होते हैं कि फर्ज करें कमेटीज चलती है पार्लियामेंट के अंदर, ठीक है ना, कोई डे टू डे चीजें होती है, उस पर आप हुकूमत पे बात कर सकते हो, कर रहे होंगे, करते भी आए हैं, तो अलग अलग चीजें। लेकिन जो मीनिंगफुल डायलॉग होगा पाकिस्तान में सियासी हिद्दत में कमी का, वो एस्टेब्लिशमेंट के साथ ही होगा। हाँ, लेकिन और उसमें उसका ब्रिज तो 9 मई है ज़िया साहब, उसका ब्रिज तो 9 मई है, उस ब्रिज को टापना पड़ेगा, क्रॉस करना पड़ेगा।
और उसको कंडेम करना पड़ेगा, उसके ऊपर माजरत करनी पड़ेगी और ये कहना पड़ेगा कि समहाउ इट वाज मिस्टेकनली डन और समथिंग, उसके बाद होगा। और वो तहरीक इंसाफ करने के लिए आपको मालूम है तैयार नहीं है। और जो मेजर जनरल शरीफ अब तो लेफ्टिनेंट जनरल हो गए हैं, उनकी जो प्रेस कॉन्फ्रेंस थी DGISPR की, उसमें उन्होंने कैटेगोरिकली कहा कि इससे आगे बात होगी, इससे पहले कोई बात नहीं हो सकती। तो क्या वो ब्रिज फिर टापा जाएगा? जब भी मैंने शुरू में अर्ज किया कि मुझे अभी मुस्तकबिल करीब में कोई इम्कान नजर नहीं आता, कि दोनों जो ताकतें, इनकी पोजीशन बड़ी रिजिड है, ठीक है ना। और वाकई मतलब है कि अगर मतलब है कि जो PTI पे इल्जाम हैं मई 9 के हवाले से, वो उसके लिए इनको कुछ करना पड़ेगा ऐसा कि दोबारा कोई जगह बना सके। फिर उसके ऊपर आप हमारी कंसेंसस है कि जी नहीं होना चाहिए था, इदारों पे हमला नहीं होना चाहिए, इदारों को मुतनाज़ा नहीं बनाना चाहिए। आप ये नहीं कर सकते कि जुलूस लेके चढ़ दौड़े GHQ के ऊपर या दीगर मिलिट्री इंस्टॉलेशंस के ऊपर। उसका नुकसान हुआ PTI को, अगर आप फायदा नहीं हुआ तो अच्छी बात है कि वो रिव्यू करते, लेकिन मुझे अभी तक होता हुआ नजर नहीं आ रहा। जब भी मैंने कहा कि मुस्तकबिल करीब नहीं है। अब न सिर्फ कि वो इसको कंडेम नहीं करते, बल्कि वो तो इसे फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन भी कहते हैं, जो पाक फौज के ऊपर या इदारे के ऊपर इल्जाम है कि आपने फैब्रिकेट किया है। दैट्स समथिंग रियली सीरियस। बात अगर आप याददाश्त अपनी ताज़ा करें, आप लोग तो माशाल्लाह नौजवान लोग हैं, एक जमाने में इसी तरह की हिद्दत हुआ करती थी जब नवाज शरीफ पे तैयारा अगवा का केस बना था मुशर्रफ साहब का, और उस जमाने में मतलब है कोई इम्कान नजर नहीं आता था कि नून लीग और जो एस्टेब्लिशमेंट है कभी आगे चलकर बात कर सकती थी। लेकिन हमें देखा कि कई बरस के बाद 2007-8 में हुआ पार्टी और लोग साथ और जो मुजाहिद डाली थी, बाकायदा दहशतगर्दी की कार्रवाइयां हो रही थी, इजेडो के जो लोग कर रहे थे और पीपल्स पार्टी के लोग शामिल हुए थे खूब के। फिर बेनजीर ने उसको अलग अलग किया कि जी नहीं ये हम अलग हैं और वो अलग हैं। तो अगर आप इन चीजों को देखें ना, तो उसके अंदर आपको अंदाजा होगा इस बात का कि जी फिर इनको एक जगह मिली, पीपल्स जगह मिली। ये मैं नहीं कह रहा कि एक बार सियासत पे लकीर खिंच गई तो हमेशा के लिए होती है। आज बहुत मुश्किल में है PTI और अपनी इनकी गलतियां हैं। इनको इन्होंने जो जज्बाती सियासत की, इन्होंने जो तहम्मुल का मुजाहरा नहीं किया, बर्दाश्त का मुजाहरा नहीं किया, तो आपको समझना चाहिए। फिर मैं दोबारा दोहराऊंगा कि पाकिस्तान को अगर आगे जाना है तो सियासी कुव्वतों को और हमारे इदारों को मिलकर चलना होगा, और जब चलेंगे उस वक्त तक पाकिस्तान में इसी तरह कदम इस्तेकाम रहेगा। जी सही है। तो आमिर साहब, मौलाना फजल रहमान की अगर बात कर लें तो एक तो वो जो तहरीक चला रहे हैं हुकूमत के लिए, आपको लगता है किसी हद तक खतरनाक साबित होगी? और दूसरा जो उन्होंने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हवाले से भी बात की कि वो जो भी बात की बयानबाजी थी, सियासी बयानबाजी थी, और अगर मौका मिलता है तो मुज़ाकरात से वो इनकार नहीं करेंगे। तो अगर ये दोनों मिल जाते हैं और फिर अवामी तहरीक शुरू करते हैं तो हुकूमत को टफ टाइम दे सकते हैं? देखिए, हुकूमत को पहले से बहुत ज्यादा टफ टाइम मिल रहा है। अब मौलाना साहब बड़े जीरक सियासतदान है, लेकिन तनहा तो वो कुछ नहीं कर सकते। उनकी जमात की ठीक है पॉकेट्स हैं हर जगह के ऊपर, एक मखसूस मकतब फिक्र के जो नौजवान हैं और लोग हैं उनको फॉलो करते हैं, लेकिन वो किसी इत्तेहाद में ज्यादा मौसर हो सकते हैं। अब वो इत्तेहाद में क्या PTI के साथ किस तक जाते हैं और कितनी सिंसियरिटी के साथ जाते हैं, क्योंकि देखिए सियासत में सब लोग इनसिंसियर होते हैं, अपने अपने मकासद होते हैं कि अभी नवाज ये मौका दिखा रहे हैं, हो सकता है कि जरदारी साहब और नवाज शरीफ साहब इनको मना लें, इनको कोई ऐसे ओहदे दे दिए जाए, हुकूमत में ऐसा हिस्सा दे दिया जाए कि कल कोई पलट जाए। तो हर चीज के और मौलाना ने कई बार इस तरह की वो सूरत की है कि बात असूलों की हो रही होती है और फिर जनाब आप जो है अन्य सियासत पे आ जाते हैं। तो अभी उनके शिकायत अपनी जगह, क्योंकि उन्हें लग रहा है कि जी सबने फायदा उठाया, पीपल्स पार्टी को फायदा मिला, नून लीग को फायदा मिला, मुबैना तौर पे फॉर्म 47 की वजह से इनके हारे हुए कैंडिडेट जीत गए, तो मुझे क्या मिला ना। उनका एक बड़ा एक जायज सा सवाल है। तो ठीक है, वो जाएंगे, तड़पेंगे, फड़केंगे, देखेंगे उसके बाद इनको किस तरह से मनाया जाता है। या अगर वो समझते कि जी खतरा नहीं है तो ये करते रहे जो करते हैं, जुलूस करें, जलसा करें, प्रेस कॉन्फ्रेंस करें, फर्क नहीं पड़ना, तो हो सकता है ये भी इम्कान है। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका आमिर ज़िया साहब, थैंक यू वेरी मच फॉर जॉइनिंग अस इन द मॉर्निंग। और अपना तज्जिया हमारे सामने रखने के लिए सीनियर सहाफ़ी आमिर ज़िया साहब अपना तज्जिया हमारे सामने रख रहे थे। फिल वक्त ज़िया साहब को कोई इम्कान नज़र नहीं आता है, कभी इम्कान नज़र नहीं आता है कि इस्टेब्लिशमेंट और तहरीक इंसाफ के दरमियान मामला आगे बढ़ेंगे। लेकिन ही ऑल्सो सेड कि इट्स पाकिस्तान, आई मीन एनीथिंग कैन हैपन एट एनी टाइम। 1999-2000 का रेफरेंस भी उन्होंने दिया, जो तैयारा साजिश केस था नवाज शरीफ साहब पे, तैयारा हाईजैक केस था एक्चुअली, जो बनाया था मुशर्रफ साहब ने। और फिर उसके बाद वाकई
ऐसा लगा। एक वक्त तो बात उस वक्त के साबिक वज़ीर आज़म की सजाए मौत तक भी पहुंची और फिर वो जिला वतन हुए और फिर वही वापस आए, वज़ीर आज़म भी बने और आज भी उनकी पार्टी और उनके भाई, उनकी बेटी जो है बरसर इक़्तिदार हैं। सो सियासत में इट्स अ गेम ऑफ पॉसिबिलिटीज, तो कुछ भी हो सकता है, खासतौर पर पाकिस्तान में यहाँ कुछ भी हो सकता है। ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आते हैं। वेलकम बैक टू एक्सप्रेसो हीरो से आपकी मुलाकात करवाते हैं। दुनिया भर में पाकिस्तान का नाम बुलंद करने वाले पाकिस्तानी बॉक्सर इलियास हजारा, जिन्होंने ऑस्ट्रेलिया के बिग टाइम बॉक्सिंग टूर्नामेंट में भारतीय बॉक्सर गुरजीत सिंह को हराकर गोल्ड मेडल ट्रॉफी जीत ली है। मेलबर्न में होने वाले फैसला कुन मुकाबले में कोयटा के नौजवान बॉक्सर इलियास हजारा ने तमाम राउंड्स में खूब महारत का मुजाहिरा भी किया और फतह समेटी। इससे कबल भी बैनुल-अक़वामी सतह पर कौम की नुमाइंदगी करने वाले इलियास हुसैन हजारा पाकिस्तान के लिए गोल्ड मेडल और दीगर एजाज़ात भी ला चुके हैं। इसके साथ साथ 7 बार के नेशनल चैंपियन हैं और दीगर एजाज़ात भी इन्होंने अपने नाम किए। कॉमनवेल्थ गेम्स के अंदर क्वार्टर फाइनलिस्ट भी हैं। और दूसरी बात ये कि पता नहीं कौन सा वो लम्हा था जब ये बाउट फिक्स हो गई पाकिस्तानी और इंडियन बॉक्सर्स की। बुरा वक्त चल रहा है इंडियन बॉक्सर्स का। मैं ये नहीं कहता कि हमेशा हम ही जीतेंगे, इट्स अ गेम, कोई भी जीत सकता है, लेकिन बुरा वक्त चल रहा है मुसलसल। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र अदा करते हैं कि हमारे बॉक्सर्स इनको डिफीट करते आ रहे हैं, कभी नॉकआउट तो कभी राउंड मुकाबलों के अंदर। इस वक्त इलियास हमारे साथ ऑल द वे लाइव फ्रॉम सिडनी मौजूद हैं। बड़े नामासाइद हालात के बावजूद भी उन्होंने हमें ज्वाइन किया, तो हम इन एडवांस उनका शुक्रिया अदा करते हैं। और इस वक्त सोशल मीडिया सेंसेशन बने में बड़ी बड़ी हेडलाइंस लग रही हैं लड़के के लिए कि लड़के ने कमाल कर दिया, तो ऐसा कैसे हो सकता है कि हमारे शो में ना आए। इलियास, थैंक यू वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग अस एक्सक्लूसिवली इन एक्सप्रेसो। सबसे पहले बहुत शुक्रिया आपका, कैसे हैं आप? कोई बात नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह भाईजान, आप ठीक हो? तबीयत से ठीक है? अल्लाह का शुक्र। पहले थोड़ा तबीयत का था मसला, आपने सेट कर दी है। बड़ी जबरदस्त फाइट आपने की और जिस तरह के पंचेज आपने मारे हैं ना, वो एक एक पंच से हमारा खून बढ़ता गया है। बहुत अच्छा फील करें हम। आपको कैसा फील हो रहा है बीइंग चैंपियन और भारत के खिलाफ जीतने पे खास तौर पे? बहुत अच्छा फील हो रहा है मुझे भी, क्योंकि बहुत मेहनत किया था और मुकाबला भी इंडिया के साथ था, तो इसको हराना बहुत लाजमी था। अभी बहुत अच्छा फील हो रहा है कि कामयाब हो गया, कौम का नाम रोशन हो गया, मुल्क का नाम रोशन हो गया। बिल्कुल, वी आर प्राउड ऑफ यू इलियास। ये बताइएगा कि गेम से पहले ही सोच लिया था कि बस इसका जो है ना, मैंने पहले राउंड में ही खात्मा कर देना है, और आपने जिस तरीके से हराया, जैसे पंचेज आपने लगाए, तो पहले से स्ट्रांग आपका इरादा था कि इसको तो जेर करना ही है? हाँ, मैं पहले से यही इरादा था कि पहले राउंड में इसको गिरा दूंगा। तो वो इतना डरपोक बॉक्सर था, अपना हाथ चलाता था, ना हाथ नीचे करता था। तो आपने कहा या मारो या मारने दो, ना मारने दे रहे हो ना मारते हो। मार भी नहीं रहा था, हाथ भी नहीं नीचे करता था, बस लगातार उसका हाथ उसके मुंह पे, उसके पेट पे। अच्छा, तो आपने इस के बाद फिर आपकी क्या टेक्निक थी जिसके बाद आपने पॉइंट्स निकाले? ऐसा क्या था, आपने कैसे उसको मजबूर किया कि वो पॉइंट्स निकालने दे आपको? मैं फिर गार्ड नहीं उठाता था, मैं बोलता था कि ये मुझे मारे, फिर मैं इसको काउंटर करूँ ना, काउंटर पंचेस मारो। तब भी वो नहीं मार रहा था। मैं गार्ड नहीं उठाया था, मैंने मुंह ऐसा पकड़ा था कि मारो, तब भी वो नहीं मार रहा था। अच्छा, ये बहुत बड़ा रिस्क होता है वैसे, एज फार एज आई नो, क्योंकि ये एक लम्हे का खेल होता है, एक सेकंड की बात होती है, बल्कि माइक्रो सेकंड की, कि उसको चांस मिला और उसने आपको पंच कर दिया, लेकिन आप उसको ये चांस दे रहे थे कि भाई थोड़ा सा एग्रेसिव खेलो ताकि गेम तो आगे बढ़े। जबरदस्त है। आप की तैयारी के हवाले से आपने कहा बहुत मेहनत की, कितनी मेहनत की, क्या क्या किया आपने यहाँ तक पहुंचने के लिए? यहाँ तक दिन में तो ट्रेनिंग करते थे उधर पाकिस्तान में, कोयटा में, 2 घंटे सुबह, 2 घंटे दोपहर को। अच्छा, तो इलियास कब सोचा? जी मिस, आप बात मुकम्मल कीजिए। वो प्रैक्टिस वाली, ट्रेनिंग वाली बात जरा मुकम्मल कीजिए। स्विमिंग के अलावा क्या करते थे? उसके अलावा फ्री था, बाकी स्विमिंग जाओ, साइकिलिंग करो, रनिंग करो, ट्रेनिंग वही अपना जिम। ओके। अच्छा, तो इलियास कब सोचा कि प्रोफेशनल बॉक्सिंग की जाए? कब से खेल रहे हैं आप? ये मेरा पहला प्रोफेशनल मुकाबला था। अच्छा जी, तो मेरा टारगेट यही है कि इंशाल्लाह वर्ल्ड टाइटल तक पहुंच जाऊंगा, वर्ल्ड चैंपियन बनूंगा,
इसी तरह मुल्क का नाम और कौम का नाम रोशन करूंगा इंशाल्लाह। ठीक है, आप की एज और कितने वेट की कैटेगरी थी जिसमें आप गुरजिंदर सिंह लड़े हैं, और क्या ये आपका अपना म्यूचुअल दोनों बॉक्सर्स का इंतखाब था या फेडरेशन ने ये बाउट तय किया था? नहीं, मुझे तो हमारे कम्युनिटी ने स्पॉन्सर किया था, ऑस्ट्रेलिया वाले। अच्छा, ये मेलबर्न के हजारा कम्युनिटी। ओके। तो वेट कैटेगरी में 57 kg में मैं खेलता था एमेच्योर में, तो इसी तरह इन्होंने फिर स्पॉन्सर किया, मैं आ गया प्रोफेशनल में। तो जो मेरा आरिफ था इंडियन बॉक्सर, उसका वेट 59 था, वो 59 से नीचे नहीं आ रहा था। उसने बोला कि इसको बोलो ये 59 आ जाए, तो मैंने 2 kg बढ़ाया अपना, उसके साथ उसके वेट में खेला। अच्छा, 59, वरना तो मेरा वेट 57 है, 57 में खेलता हूँ। 57 में टारगेट है इंशाल्लाह वर्ल्ड चैंपियन। इंशाल्लाह कर लोगे आप। आपके लहजे में बोल रहा है वो एतमाद जो होना चाहिए एक प्लेयर के अंदर। अच्छा, इसमें टेक्निक कितनी इन्वॉल्व है इस गेम के अंदर, और फोर्स कितनी इन्वॉल्व है, या स्ट्रेंथ या ताकत कितनी इन्वॉल्व है? क्या इट्स मोर ऑफ अ टेक्निकल गेम आपको लगता है, या नहीं इसमें स्ट्रेंथ का भी उतना ही रोल है जितना टेक्निक का है? इसमें सारा फोकस बस आंख उस पे रखो, माइंड बहुत फ्रेश रखो और माइंड से खेलो। ये टेक्निकल गेम है, वो ना क्या बोलूं आपको, स्ट्रॉन्ग चाहिए ना, ये चाहिए ना वो, सिर्फ ये ठीक है, माइंडसेट के साथ, क्लियर माइंडसेट के साथ जाओ, आपको पता हो कि आपने क्या करना है, ओपोनेंट को कैसे हिट करना है और कैसे उसको डिफीट करना है। बिल्कुल ठीक है। कोई बातचीत हुई थी गुरजिंदर सिंह से फाइट से पहले? कोई बात हुई थी? फाइट के बाद कोई बात हुई थी? कोई अल्फाज का तबादला, जैसे हमारे शाहजेब रिंद का हुआ था, उसकी तो अच्छे खासे अल्फाज के तबादले हो गए, तो आपका भी ऐसा कुछ हुआ तो नहीं, गुलाबी अल्फाज का तबादला उसके साथ फाइट से पहले या बाद में? नहीं, जिस दिन वेट वाइज था, फेस ऑफ होना था, उसके साथ वेट दिया, फिर फेस ऑफ हो गया, तो सलाम दुआ किया, कोई मसला नहीं, इंडिया से जिधर से भी है। अच्छा, तो इलियास, इसके अलावा कौन कौन से टाइटल्स हैं आपके पास? 2 का तो हमने भी जिक्र किया, दीगर एजाज़ात जो पाकिस्तान के लिए आप लाए हो? पाकिस्तान में 7 मरतबा नेशनल चैंपियन हूँ, 5 मरतबा बेस्ट बॉक्सर हूँ नेशनल का। अच्छा, ओके। और पाकिस्तान टीम कैप्टन रह चुका हूँ, और कॉमनवेल्थ गेम्स क्वार्टर फाइनलिस्ट भी हूँ। माशाल्लाह, रियली ग्रेट, रियली ग्रेट। एक तो आपने हमें अपने गोल्स तो बता दिए, मुश्किलात क्या कह रही हैं यहाँ तक पहुँचने के लिए? बिल्कुल आखिरी हिस्सा है हमारे इंटरव्यू का। बड़ा आई नो कि बड़ा टफ होता है यहाँ तक पहुँचना, कहना आसान है, वसाइल नहीं होते, पैसे नहीं होते, स्पॉन्सर्स नहीं होते। क्या वसाइल, क्या मसाइल रहे, उसके बावजूद आप जीते? कुछ भी आप निशानदही करना चाहें, कुछ भी कहना चाहें, लास्ट 1 मिनट। लास्ट मिनट में मैं तो बोलता हूँ कि इधर कोई पाकिस्तान से हो, हमारे कम्युनिटी से हो, जो भी हो, बस स्पॉन्सर मिल जाए, सपोर्ट करे लड़कों को, स्पोर्ट्समैनों को, चाहे वो गर्ल्स हो या बॉयज हो, जो भी हो। बिल्कुल ठीक है, आपका बहुत शुक्रिया। आप स्पेशली गाड़ी से उतरे हमारे लिए और आप इस कैफे पे बैठे और आपने हमारे साथ लाइव ब्रॉडकास्ट किया। ये ऑफ एयर बात है जो मैं आपको बता रहा हूँ। ही वाज ट्रैवलिंग समवेयर स्पेशली और एक्सक्लूसिवली आपने हमें ज्वाइन किया सबसे पहले ऑन एक्सप्रेसो। हमारे लिए बहुत फख्र की बात है। जब भी आप लाहौर आओगे, आप हमारे स्टूडियो के अंदर जरूर तशरीफ लाइएगा, आप हमारे मेहमान होंगे, हमें बहुत अच्छा लगेगा इलियास। और न सिर्फ हज़ारा कम्युनिटी का, पूरे क्वेटा बलोचिस्तान का, बल्कि पूरे पाकिस्तान का सर फख्र से आपने बुलंद किया। हमें बहुत नाज है आप पे। गॉड ब्लेस यू। ब्रेक पर जाएंगे, आपने कहीं नहीं जाना, देखते रहिए एक्सप्रेसो। वेलकम बैक टू एक्सप्रेसो। सेगमेंट शामिल करेंगे सफ़र है शर्त, जिसमें हम ख़ास तौर पर आपको नॉर्दर्न एरियाज़ और कुछ स्पेशल इलाके जहां पर कुछ स्पेशल एक्टिविटीज़ होती हैं उसके हवाले से बताते हैं। आज भी वक़ार अहमद मलिक साहब एक ख़ास इलाके में मौजूद हैं, कुछ ख़ास एक्टिविटीज़ कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं ये देखते हैं।
अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं वकार अहमद। और जब भी मैं अलीहाबाद से करीमाबाद के लिए ये रास्ता इस्तेमाल करता हूँ तो इस मोड़ पे ये एक पत्थर है और इस पत्थर के इर्द गिर्द मुकम्मल तौर पे जो है वो फूल ही फूल हैं और बहुत ही खूबसूरत मंज़र होता है। लेकिन ये मंज़र जो है वो मुझे मज़ीद तहय्युर में डालता है, मज़ीद हैरत में डालता है जब मैं इस मोड़ से देखता हूँ कि कुछ नौजवान रोज़ाना शाम को इस पत्थर पे बैठे होते हैं और वो उनकी रूटीन इतनी रेगुलर है कि ऐसा नहीं हुआ कि जब भी कभी मैं यहाँ से गुजरा हूँ उनको ना देखा हो, और वो हमेशा यहाँ होते हैं और वो म्यूज़िक प्ले कर रहे होते हैं। आज मैं यहाँ से नीचे उतरते हुए इस पत्थर के ऊपर आया और इन नौजवानों से मुलाकात हुई, बहुत ही ज़बरदस्त। इसमें से कुछ तो हमारे पहले पुराने दोस्त हैं, उसमें तला हैं और उसमें नवी तनहा हैं, बाकी भी दोस्त हैं, बहुत ही ज़बरदस्त किस्म के लोग हैं, बच्चे हैं, यूथ है, और कितनी पॉजिटिव, कितनी मस्बत सरगर्मी है इनकी, कितनी ज़बरदस्त सरगर्मी है। और मैं चाहूँगा कि ये जो अपने तौर पे लगे होते हैं और हम दूर से इनको देखते हैं, तो अगर ये हमारे लिए कुछ थोड़ा सा कोई म्यूज़िक प्ले कर दें या जो भी आपकी जो एक्टिविटी होती है, मैंने वैसे आपको आप में से चांद को यहाँ पे रक्स करते भी देखा है, तो प्लीज़ थैंक यू, बहुत शुक्रिया। वेलकम बैक टू एक्सप्रेसो। कुछ इकॉनमी की बात कर लेते हैं, चूंकि मुल्क की सियासी सूरत हाल का जिक्र हमने किया, उससे रिलेटेड है मुल्क की माशी सूरत हाल। IMF और वजारत खजाना हुकाम के दरमियान जारी मुज़ाकरात में करंट अकाउंट खसारे और प्राइमरी खसारे में कमी के लिए बातचीत भी जारी है, जबकि अगले साल के बजट अहदाफ पर IMF को ब्रीफिंग भी दी जा चुकी है। जरा ये कहते हैं कि वजारत खजाना की IMF मिशन से रियासती मलकियती इदारों की कारकर्दगी जांचने के लिए सेंट्रल मॉनिटरिंग यूनिट की कारकर्दगी पर भी बातचीत चल रही है। IMF ने गर्दिशी कर्ज में इजाफे पर तशवीश का इजहार कर दिया है। पावर सेक्टर के गर्दिशी कर्जे में 150 अरब रुपए का इजाफा हो गया है और पाकिस्तान ने रवां साल के आखिर तक गर्दिशी कर्ज 2300 अरब तक महदूद रखने का वादा भी कर लिया। इट्स ऑलरेडी ह्यूज, 2300 अरब रुपए पाकिस्तान के, और अगर हमारा एनुअल डिफेंस बजट देखें तो 1500-1600 तो वो है, और इतना बड़ा गर्दिशी कर्जा मौजूद है। अब जरा ये भी कह रहे हैं दूसरी जानिब कि पाकिस्तान की जानिब से IMF को जुलाई में गैस और बिजली की कीमतें बढ़ाने की यकीनदहानी कराई गई है। कल वैसे मिनिस्टर कह रहे थे कि ऐसी कोई बात नहीं है। अब देखना यह है कि किस हद तक होगा। फिर जो हमारा टैक्स रेवेन्यू कलेक्शन है ओवरऑल, इस पर भी बात हुई है, किसको कैसे बढ़ाया जाए, और पाकिस्तान इसको भी लुक फॉरवर्ड कर रहा है कि जितने भी ऐसे इदारे जो कि इस वक्त फ़ायदे में नहीं है या फ़ायदे में भी हैं,
उन सबको ही उनकी निचकारी कर दी जाए। एक ऐसी अप्रोच के साथ भी गवर्नमेंट सामने आ रही है और प्राइम मिनिस्टर ने इस हवाले से कहा है कि इसको तेज किया जाए। स्टॉक मार्केट इज परफॉर्मिंग रियली वेल, 75,000 का एक जो हदफ है उसको भी उसने क्रॉस किया है। और दूसरी जानिब हमारे डिप्टी प्राइम मिनिस्टर एंड फॉरेन मिनिस्टर इसहाक डार साहब चीन में हैं और वहाँ से भी उन्होंने कहा है कि जो एक सेकेंड फेज़ है सी पैक का, इसके ऊपर हम भरपूर तरीके से आगे बढ़ेंगे और 5 डिफरेंट डिपार्टमेंट्स को हम आगे लेकर जाएंगे। सो देखना यह है कि किस हद तक इसमें बेहतरी आ सकती है। हमारे साथ इस वक्त दो माहिर मईशत मौजूद हैं और हम उनकी एक्सपर्ट ओपिनियन शामिल करते हैं बिकॉज दिस इज़ दी मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक जिस पर बात होनी चाहिए। हमारे साथ डॉक्टर खाकान नजीब साहब हैं, हमारे साथ डॉक्टर अयूब महर साहब हैं। आप दोनों को जानते हैं, नॉन फेसेस इकोनॉमी को लेकर और ज़बरदस्त एक व्यू रखते हैं ऑन इकोनॉमी। तो हम शुरू कर लेते हैं गुफ्तगू। सबसे पहले डॉक्टर खाकान मैं आप ही से शुरू कर लेता हूँ क्योंकि सूरत हाल आपके सामने है, IMF के साथ मुज़ाकरात हमारे जारी हैं और सबसे पहले तो आपकी नज़र में क्या ये मुज़ाकरात मस्बत तरीके से आगे बढ़ रहे हैं और इस वक्त जिन टर्म्स के ऊपर बात हो रही है, खास तौर पे जो हमारा करंट अकाउंट डेफिसिट है इसको कम करने के लिए, हमारी ग्रोथ को मेजर करने के लिए एंड विद दैट हमारी रेवेन्यू कलेक्शन के हवाले से जो कुछ नए काफ़ी एम्बिशियस टारगेट्स ऐसा लगता है सामने आने वाले हैं, इसको कैसे देख रहे हैं आप? आपके ख्याल में कैसी डायरेक्शन है ये? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आई थिंक किसी भी मुल्क के लिए जो 24th IMF के साथ इंगेजमेंट सीख कर रहा हो, वैसे ही एक लम्हा फिक्रिया है कि ऐसा क्या काम हमने किया कि हम अभी भी एक ICU की ही डॉक्टर को रजू करने के लिए वी हैव बीन काइंड ऑफ फोर्स्ड, इसलिए कि हमारे जो 22 अरब डॉलर हमें हर साल अभी से लेकर अगले 4-5 साल तक चाहिए, वो बगैर IMF की अम्ब्रेला के नहीं जमा किए जा सकते। सो ये तो एक बात है। इस वक्त जो प्रोग्राम डिस्कशन है, आई वुड हैव लाइक्ड इट टू बी कॉल्ड प्रोग्राम नेगोशिएशन, बट इट इज़ अ काइंड ऑफ अ मूव फॉरवर्ड कि वो करने की कोशिश कर रहे हैं कि क्या डायरेक्शन होगी IMF और पाकिस्तान की एंगेजमेंट की। आई होप बाय द टाइम द मिशन एंड्स दे आर कंफर्टेबल विद व्हाट वी हैव प्रेजेंटेड टू देम और ये एक प्रोग्राम नेगोशिएशन में तब्दील हो जाए, बिकॉज पाकिस्तान ने तो ये कहा है कि हम प्रोग्राम करना चाहते हैं। Having said all this, पाकिस्तान अभी भी एक नैरो पाथ ही ट्रेड कर रहा है। आपने एक फिगर रखा 2310 अरब का एक अहदाफ में से तय हो रहा है पावर सेक्टर सर्कुलर डेट। आप हैरान हो जाएंगे इमरान, जस्ट गो बैक 2013, क्योंकि वो सर्कुलर डेट मैनेजमेंट प्लान जिस पे ये सारी डिस्कशन बेस्ड होती है, ये मेरे दफ्तर में ही पहली दफ़ा कंस्ट्रक्ट हुआ था मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस में विद ऑल दी एक्सपर्ट्स जो बैठे थे। हमने तब उन IMF को कहा था कि हम 325 अरब से इसको तजावज़ नहीं करने देंगे। आज आपने कहा कि हम 2310 से इसको तजावज़ नहीं करने देंगे। ये है सिविरिटी ऑफ चैलेंज ऑफ द एनर्जी सेक्टर ऑफ पाकिस्तान। जब मैं हुकूमत में था तो हम कहते थे एक छोटा मोटा सर्कुलर डेट गैस सेक्टर में है और ये कोई पुरानी बात नहीं है, जस्ट अ कपल ऑफ इयर्स अगो। आज वो 2100 अरब पे इसके अलावा खड़ा हुआ है। दिस इज दिस सिविरिटी ऑफ द चैलेंज दैट यू हैव इन द एनर्जी सेक्टर। आपने दूसरा जिक्र किया कीमतों का। मैं हमेशा कहता हूँ विद द नेशन वी हैव टू बी वेरी ऑनेस्ट। IMF कीमतों में तब एंटर करेगा जब जुलाई में आपका नेपरा रेगुलेटर स्टेट रन मोनोपलीज जो हैं डिस्कोस, इनकी पिटिशन को फाइनलाइज करेगा। जो इस वक्त दिखाई दे रहा है कहीं भी 10 से 25% का राइज जो है वो आ जाएगा, जो नेपरा डिटरमिन करेगा। उसमें सब्सिडी देकर उसको किस हद तक गवर्नमेंट पास करेगी और IMF उसको एक्सेप्ट करके फिर पाकिस्तान को कहेगा कि ये लागू कर दें इन टर्म्स ऑफ द पावर सेक्टर टैरिफ plus the subsidy that is agreed. This is exactly how it will play out. Oh my God. The same thing is going to happen in the gas sector. उसके मैंने नंबर नहीं इतने गौर से देखे पर देख लूंगा, बट पावर के मैंने देखे हैं उसमें तो कहीं भी 10 साइड है, काफी टफ सिचुएशन है। ठीक है डॉक्टर यूब महर साहब, मैं आपकी जानिब आती हूँ। जिस तरह से अभी डॉक्टर नजीब साहब भी बात कर रहे थे कि हमारे लिए तशवीशनाक बात है 24th इंगेजमेंट हमारी IMF के साथ है, लेकिन जो सिचुएशन लग रही है उसमें तो मेरे ख्याल है हम 25th में भी जाएंगे। और क्या लगता है आर्जी तौर पर इन ड्रिप्स से काम चल जाएगा? क्योंकि आर्जी जो तरीके होते हैं वो तो हमेशा इमरजेंसी की सूरत हाल में ही काम आते हैं, लेकिन अभी हम देख रहे हैं कि पाकिस्तान की तो हमेशा से मुआशी इमरजेंसी लगी हुई है। देखिए जो ड्रिप पे हम हैं और ICU में है, ये आज की नहीं, ये तो मैं कहूँगा कि 1993 में केयरटेकर प्राइम मिनिस्टर थे, उन्होंने खुद कहा था कि हम ICU में हैं, हमें बैंकरप्ट कंपनी मिली है और IMF के पास से हम उसके बाद से हम नहीं निकल सके। दूसरा, इस दफा जो चेंज नजर आ रही है, एक आपने प्राइजेस के हवाले से बात की और सर्कुलर डेट के हवाले से,
इस मर्तबा ये दूसरी मर्तबा ऐसा हो रहा है IMF और पाकिस्तान की नेगोशिएशन की हिस्ट्री में कि IMF ने अपने रिव्यू प्रोग्राम में खुद इंडिकेशन एक चीज की दी कि पाकिस्तान की इकोनॉमी में जहां उन्होंने पॉजिटिव पॉइंट बताए वहां एक चीज की तरफ इंडिकेशन भी दी कि इन्फ्लेशन जो है वो इकोनॉमी स्टेबिलिटी और पॉलिटिकल स्टेबिलिटी के लिए चैलेंज है, वो एक खतरा है। इन्फ्लेशन को कंट्रोल पाकिस्तान को करना होगा। ये बात हमेशा से मीडिया में भी डिस्कस होती रही और डिफरेंट प्लेटफॉर्म पे डिस्कस होती रही कि इन्फ्लेशन के क्रिएट होने की, एक्सेलरेट होने की वन ऑफ द कॉज जो थी वो खुद IMF के जो नेगोशिएशन में जो टर्म एंड कंडीशन तय पाती थी उसमें एक GST इंडायरेक्ट टैक्सेस का भी एक बहुत बड़ा एस्पेक्ट होता था, बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन होता था। उसकी वजह से तो इन्फ्लेशन क्रिएट होता था, जिसकी तरफ IMF ने पहली मर्तबा कहा है कि इन्फ्लेशन जो है वो इकोनॉमी के लिए खतरनाक हो सकता है, वो पॉलिटिकल और इकोनॉमिक इंस्टेबिलिटी क्रिएट कर सकता है। खुद इसका मतलब है उनको इदराक हुआ, खुद उन्होंने कम्प्रीहेंशन किया कि इन्फ्लेशन इकोनॉमी के लिए अब सही नहीं है, मजीद इन्फ्लेशन। और दूसरी चीज ये कि IMF के खुद जो प्रेडिक्शंस आई हैं, जो उन्होंने फॉरकास्ट किया है आने वाले सालों में, वो भी इन्फ्लेशन को कम होता हुआ भी देख रहे हैं। उनके स्टैटिस्टिक्स ये बता रहे हैं, आप स्टेट बैंक के स्टैटिस्टिक्स भी ये बता रहे हैं। तो मेरा ख्याल है कि जो IMF से अब नेगोशिएशन हो रही है उसमें अब गवर्नमेंट ने भी ये रियलाइज किया है और इस तरह के स्टेप नजर भी आ रहे हैं कि इनडायरेक्ट टैक्सेस की तरफ क्या। ठीक है, इसमें डॉक्टर साहब मुख्तसर बताइए कि हम ये बैलेंस कैसे क्रिएट करेंगे कि हम इन्फ्लेशन प्लस इकोनॉमिक एक्टिविटी जिसको हमने बढ़ाना है विद द टाइम, क्योंकि हमें अपनी इकोनॉमिक एक्टिविटी के अंदर भी तो हमें बेहतरी चाहिए। दूसरी जानिब हम IMF को ये भी तो कमिट करें कि हम इंपोर्ट्स को आने देंगे, उनको हम रोकेंगे नहीं। तो कहीं ना कहीं फिर हमें कंपैटिबल मार्केट की तरफ भी जाना है। तो ये बैलेंस गवर्नमेंट कैसे क्रिएट करेगी? फिर 1 मिनट के अंदर जवाब दीजिए। खुद जो अब स्टेप रिकमेंड किए हैं और जिस पर भी गवर्नमेंट भी जा रही है, अब देखें अब सारा डायरेक्ट टैक्सेस पर अब काम हो रहा है ज्यादा। अब कल देखें ऑयल प्राइस पर उन्होंने शिफ्ट नहीं किया, ऑयल प्राइस में इंटरनेशनल मार्केट से उन्होंने मैच करके प्राइस कम कर दी। ठीक है, इनडायरेक्ट टैक्सेस के बजाय वो डायरेक्ट टैक्सेस की अब बात हो रही है। रिटेलर पे आप देखें बहुत बड़ा एक ड्रामा क्रिएट हो रहा है रिटेलर पे टैक्स का। रियल एस्टेट पे सब कह रहे हैं कि वो लाएं। प्रोविंसेस को सर्विसेज पर टैक्स दे दिए गए थे लेकिन वो कलेक्ट नहीं कर पाए, उस पर आवाजें उठ रही हैं कि प्रोविंसेस की कैपेसिटी बिल्ड करनी चाहिए, उनको कलेक्ट करना चाहिए। ठीक है, अच्छा क्विकली डॉक्टर साहब मैं आपकी इजाजत जरा। डॉक्टर खान, अब ये जो है कि डायरेक्ट टैक्सेस की बात हो रही है, इसके बगैर अब कोई चारा नहीं है। हमारी मईशत को मजीद हाइब्रिड मॉडल के ऊपर हम चला नहीं सकते, लेकिन दूसरी जानिब जो गवर्नमेंट है उसकी भी अपनी मजबूरियां और पॉलिटिकल स्टेबिलिटी की भी फिल वक्त कोई पिक्चर नजर नहीं आती। तो गवर्नमेंट कैसे करेगी? क्या वंस अगेन जो मिडिल क्लास तबका है जिसके बारे में मैं और आप अक्सर बात करते हैं, उसी के ऊपर ये सारा बर्डन दोबारा आपको आता नजर आता है फिर IMF की तरफ से? देखिए इमरान, बात इस तरह से है कि IMF ने 2 बड़े मेजर पाकिस्तान पे टैक्स के जो असेसमेंट्स हैं वो की हैं। अभी एक TA नवंबर दिसंबर में हुआ और उसके रिजल्ट के मुताबिक वो बहुत से चेंजेस बहुत से एरियाज में करना चाहते हैं, जिसमें सेल्स टैक्स का एरिया भी शामिल है, यानी कि कई चीज़ों पे सेल्स टैक्स जो है उसको बढ़ा रहे हैं। कई जो पर्सनल इनकम टैक्स है उसको मैच करना चाहते हैं जैसे बाकी जगह पे टैक्सेस हैं। जो टैक्स गैप्स हैं उनको कम करना चाहते हैं। ये सारी चीज़ें सही हैं। कहीं मेरा ख्याल है 1000 अरब के इर्द गिर्द के नए टैक्सेस जो हैं वो लागू करना चाहते हैं। आई थिंक ये सर्विसेज सेक्टर, जो GST है, पर्सनल इनकम टैक्स, ये सब चीजें ठीक हैं। आई थिंक रियल एस्टेट, एग्रीकल्चर इनकम टैक्स, रिटेल एंड होलसेल, ये वो 3 एवेन्यूज हैं जिस पे जाना चाहिए। लेट्स होप फॉर द बेस्ट। लेट्स होप फॉर द बेस्ट। डॉक्टर अयूब मेहर साहब, आप बताएं कोई आवाम के लिए कोई अच्छी खबर की उम्मीद रख सकती है आवाम? क्योंकि आगे बजट आ रहा है लेकिन हम सारी सख्त खबरें सुन रहे हैं कि महंगाई में भी इजाफा होगा, टैक्सेस भी मजीद 40% चले गए हैं। डॉक्टर साहब अच्छी खबर देनी है आपने। इस वक्त जो है 2 चीजों पे अगर काम हो जाए, फिस्कल डेफिसिट, बेसिकली ये सारे स्टेप जो है फिस्कल डेफिसिट को मैनेज करने के लिए, उसमें अगर डायरेक्ट टैक्सेस की तरफ जा रहे हैं, अगर वहां से कलेक्शन को इंश्योर कर लेंगे, डायरेक्ट टैक्सेस की तरफ जाना और इन्फ्लेशन रिड्यूस होगा अगर हम उस पर फोकस कम कर देंगे इनडायरेक्ट टैक्सेस पर। दूसरा, ये जो टैक्सेस का मसला है, डायरेक्ट टैक्सेस क्या मसला है? मसला क्या है, क्यों कलेक्ट नहीं हो रहा है? पॉलिटिकल विल पावर चाहिए, लेकिन आप देखेंगे पॉलिटिकल वो विल पावर वो होती नहीं थी। और जो पॉलिटिकल पूरी हमारी मैनेजमेंट होती थी, इकोनॉमिक मैनेजमेंट, उसके अपने रिलेशन होते थे, अपने वोट बैंक मुतासिर रहा हो, ताल्लुकात मुतासिर रहा हो, पार्टी पॉलिटिक्स मुतासिर रहा हो। अब थोड़ा सा हुकूमत का आप स्ट्रक्चर देखें ना, कंपोजिशन देखें, तो आपको चेंज नजर आएगा। ठीक है। और दूसरा ये कि ये जो आप कह रहे, अभी हम जिक्र कर रहे थे सर्कुलर डेट का, सर्कुलर डेट हो या डायरेक्ट टैक्सेस की कलेक्शन, उन दोनों चीजों में एक चीज कॉमन है,
मैं इसको समझता हूँ ये फिस्कल इशू नहीं है, ये गवर्नेंस का गवर्नेंस इशू है। आई एग्री। और हमने इस पे कई दफा बात की है कि थोड़ा सा जब एक कहीं से पुश किया जाता है तो मामला हल हो जाता है। लास्ट 1 मिनट में भी 50 सेकंड्स डॉक्टर खाकान इसको कंक्लूड कीजिएगा। मिशन अब तक जिन बातों के ऊपर हमें फोकस रखे हुए, इफ यू टॉक अबाउट फेजेस, कि इन फेजेस के अंदर IMF मॉनिटर करता है कि अब ये मईशत किस जानिब जा रही है, आपके ख्याल में इस वक्त हम किस फेज के अंदर है विद द मिशन, या मिशन किस फेज के अंदर है नेगोशिएशन? क्या फीलिंग है आपकी इसको लेकर? आई थिंक जनरली एक एक्सेप्टेबिलिटी है कि मैक्रो स्टेबलाइजेशन है, इन्फ्लेशन ट्रेंडिंग डाउन है। पाकिस्तान का जो बाहरूनी खसारा है वो थोड़ा सा कर्टेल हो गया है बिकॉज इंपोर्ट्स को रोका हुआ है। अब यहाँ से जो इसका मालियाती खसारा है वो नहीं संभल रहा अभी भी, उसको संभालने के लिए टैक्सेशन पे भी और एक्सपेंडिचर पे भी कुछ चीजें इस बजट में आनी चाहिए। बजट का कलीदी रोल है, बजट ही डिफाइन करेगा अगले 3 साल से 5 साल की गवर्नमेंट, बजट ही डिफाइन करेगा कि IMF का इंटरैक्शन कितना अच्छा चलता है। लोगों के लिए अच्छी खबर यह है कि इन्फ्लेशन जो कि कहीं कीमतों के बढ़ने की शरह 38% से अगले माह 15% के करीब आ जाएगी, पर जो फूड इन्फ्लेशन है वो टिपिकली डाउन है बिकॉज वीट क्रॉप माशाल्लाह अच्छी आई है। रुपए की इस्तेहकाम की वजह से इंपोर्ट्स भी टूट गई हैं इन टर्म्स ऑफ द कॉस्ट। सो तेल की कीमत पे भी आपको आज आपके पास अच्छा मुआशी बुलेटिन है। यू गॉट गुड न्यूज़ फॉर अस, थैंक यू वेरी मच। बहुत शुक्रिया। कुछ ना कुछ तो सुनने को मिले हमारी आवाम को। आप दोनों साहिबान की एक्सपर्टीज हमसे शेयर करने का बहुत शुक्रिया। जब भी मधु करते हैं आप तशरीफ लाते हैं और आवाम तक अपनी माहिराना राय पहुंचाते हैं। आपने सुना जी मईशत की क्या हालत है और किस जानिब जा रही है, आपको आगाह रखेंगे। एक ब्रेक लेते हैं। बैक टू एक्सप्रेसो। पाकिस्तान के तलबा पाकिस्तान का रोशन मुस्तकबिल हैं और इन्हीं के बारे में इमरान अल्लामा इकबाल भी कह गए हैं कि नौजवानों के लिए उन्होंने बहुत कुछ लिखा। उन्होंने कहा कि नहीं तेरा नशेमन कसरे सुल्तानी की गुंबद पर तो शाही है, बसेरा कर पहाड़ों की चट्टानों पर। आज के जो हमारे मेहमान हैं नस्ट के तलबा हैं और उन्होंने भी पाकिस्तान का नाम पूरी दुनिया में रोशन करने के लिए पाकिस्तान की पहली हाइब्रिड फार्मूला कार बनाई है। ये हाइब्रिड कार ईंधन के साथ एक्सेलरेशन से चार्ज होगी जिससे माहौल का तहफ़्फ़ुज़ भी होगा। ये कार पाकिस्तान के इंजीनियरिंग शोबे में एक संगे मील है। हाइब्रिड फार्मूला की कार जो कराची में तकरीबन रुनुमाई हुई, इसकी मेहमान खुसूसी गवर्नर सिंध कामरान खान टसूरी थे। इसके अलावा कमोडोर तौकीर अहमद कमांडर PNEC नस्ट भी तकरीब में शामिल थे। इस मौके पर गवर्नर सिंध ने यह कहा कि पाकिस्तान के नौजवानों की काविश पाकिस्तानियों का सर फख्र से बुलंद करेगी। उन्होंने ये भी कहा कि साल में एक मरतबा होने वाले कौमी अवार्ड्स में इस तरह के तलबा को भी शामिल किया जाना चाहिए। डेफिनेटली गवर्नर साहब खुद ये कर सकते हैं, उन्हें करना चाहिए सूबाई सतह पे भी, कौमी सतह पे भी। और क्या ज़बरदस्त टैलेंट है भाई। आप को हम खिराज तहसीन पेश करते हैं। और ये जो तलबा आप देख रहे हैं टीम तो बहुत बड़ी है, लेकिन इनकी रिप्रेजेंटेशन के लिए इस वक्त हमारे साथ इनके 3 मेंबरान मौजूद हैं। हमारे साथ कुमैल जमाली हैं जो कि मार्केटिंग को देखते हैं, आई होप मैं सही बता रहा हूँ। आयशा फैज़ हैं इलेक्ट्रिकल मेंबर हैं और अबरार हकीम है, ये मैकेनिकल साइड को देखते हैं। सो आप तीनों को वेलकम है, आप तीनों हमारे स्टार हैं। वेलकम टू एक्सप्रेसो। क्या हाल है भैया आप लोगों के? वालेकुम सलाम, अल्लाह का शुक्र, आप सुनाएं। थैंक यू वेरी मच फॉर जॉइनिंग अस। बहुत ही ज़बरदस्त। सबसे पहले तो हमें बताइए कि ये जो ख्याल आपके जहन में आया कि फार्मूला कार होगी लेकिन हाइब्रिड होगी और ईंधन की एक्सेलरेशन से चार्ज होगी, मैं तो वैसे ही एक नॉन टेक्निकल आदमी हूँ, मेरा तो दिमाग चकरा गया है कि कैसे चार्ज होगी। और फिर जो एटमॉस्फेयर है, जो क्लाइमेट है, उसको भी सेफ रखने के लिए इसके अंदर आपने वो फैक्टर भी जहन में रखा। ये आइडिया किसका था, कैसे आया ये? बेसिकली ये पूरा टीम So it started back in 2012 जब कुछ हमारे सीनियर्स ने एक फाइनल ईयर प्रोजेक्ट के तौर पे ये गाड़ी बनाई। तो उन्होंने सोचा कि इसको एक इंटरनेशनल कंपटीशन पे हम लेके जाते हैं और वहाँ पे इसको compete करते हैं। तो वहाँ पे जब वो सक्सेसफुल रहे तो उसके बाद और उसके बाद हमने कंबशन व्हीकल बनाई 2015 में और 2018 में भी हमने कंबशन व्हीकल बनाई और हमने पाकिस्तान को रिप्रेजेंट किया FS UK में, जिसमें हमने बहुत अच्छी पोजीशन हासिल की और पाकिस्तान का नाम रोशन किया। फिर एज आ टीम हमने डिसाइड किया कि हमें पाकिस्तान का इन्वायरमेंट भी देखना है और पोल्यूशन को भी प्रोटेक्ट करना है। तो हमने एक हाइब्रिड व्हीकल का सोचा जिसमें जी कंटिन्यू प्लीज़। जिसमें हमने ये सोचा कि हम हाइब्रिड व्हीकल बनाएंगे। हाइब्रिड व्हीकल बेसिकली इट कंसिस्ट ऑफ कंबशन इंजन एंड 2 मोटर्स। अच्छा। बेसिकली 2 मोटर्स जो हैं वो 2 HV हैं और हब मोटर्स हैं और वो 2 मेगावाट की वोल्टेज प्रोड्यूस करती हैं। और जो हमारा इंजन है वो है CBR 600 जो कि हमारे एक कैटालिटिक कन्वर्टर भी लगा हुआ है
जो कि इंजन की जो हार्मफुल गैसेस होती हैं उसको हार्मफुल गैसेस को बचाता है पोल्यूशन से। तो अबरार बताइएगा, इसकी चार्जिंग का भी आपने बता दिया और मटेरियल का भी बताया, इसकी स्पीड लिमिट क्या होगी इस गाड़ी की? बेसिकली इसकी स्पीड लिमिट जो है 200 किलोमीटर पर आवर है। वाओ, दैट्स प्रीटी कूल। और ये जो आपने सारा मैकेनिकल मॉडल हमें बताया है, ये ओरिजिनली ओरिजिनेटेड बाय अस है, ये ओरिजिनली यहीं से लिया गया है या कहीं से इंस्पायर्ड मॉडल है जो आपने उठाया? बेसिकली हमने खुद ही मैन्युफैक्चरिंग किया है इसकी। पहले हम कैड मॉडल बनाते हैं सॉलिड वर्क्स पे, फिर इसकी सिमुलेशन करते हैं FEA करते हैं एनसिस पे, और जो ये मटेरियल लिया है हमने टोटली पाकिस्तान से लिया है। और जो भी चैसी बनाई है, चैसी बेसिकली क्या होता है, फ्रेमवर्क होता है और स्ट्रक्चर होता है जिसपे हमारा इंजन होता है, बैटरी पैक होता है, व्हील्स होते हैं, सस्पेंशन सिस्टम है, वो बेस कर रहा होता है टोटली उस फ्रेमवर्क पे, जिसकी हम स्ट्रक्चरल इंटीग्रिटी देखते हैं, सेफ्टी फैक्टर देखते हैं, जो कि मेड इन पाकिस्तान ही है। और उसका जो मटेरियल है, जो चैसी का मटेरियल है, वो कार्बन स्टील 1020 है। ठीक है, वाह। आयशा, आपका खामोश रहने के अलावा क्या रोल था? बहुत खामोश हैं आप, लेकिन हम चाहते हैं कि आप जो कि यहाँ पे तमाम अपनी फीमेल मेंबर्स की नुमाइंदगी भी कर रही हैं, तो आप हमें बताइए आपका की रोल क्या था इस टीम के अंदर और आपके लिए कैसा तजर्बा था ये? जैसे कि मैं इलेक्ट्रिकल डिपार्टमेंट से हूँ, तो हमारे जैसे कि हाइब्रिड सिस्टम है, तो आज जो है कि जो इंजन और मोटर, इन दोनों को आपस में कनेक्ट करके एक हाइब्रिड कार किस तरह से बनानी है, इस पर रिसर्च वर्क करना, और फिर उसके बाद मोटर की डिज़ाइनिंग एंड बैटरी, और फिर उनकी प्रोटेक्शन के लिए BMS और मोटर कंट्रोलर, इन सब चीज़ों को भी हमने अपनी गाड़ी में ऐड किया है। अच्छा, तो कुमैर, बतौर मार्केटिंग एग्जीक्यूटिव आपका क्या किरदार रहा है इस सारे मिशन में? हम मार्केटिंग डिपार्टमेंट में हमारा मेनली ये काम होता है कि हम स्पॉन्सरशिप्स कलेक्ट करें थ्रू आउट द वर्ल्ड। हमारे पास अभी करंटली 2 इंटरनेशनल स्पॉन्सर्स भी हैं, विच इंक्लूड्स टेस्ला एंड SVJ सिस्टम्स, जो कि हमें टेस्ला हमें अपना बैटरी पैक मैनेजमेंट सिस्टम प्रोवाइड कर रहा है टेक्निकली, और हमारी यूनिवर्सिटी हमें सपोर्ट करती है। और मार्केटिंग में वी बेसिकली लुक ओवर द अपीयरेंस ऑफ द टीम, जो कि मीडिया पे जानी है, हम चीज़ें डिज़ाइन कर रहे होते हैं और स्पॉन्सरशिप्स को अप्रोच कर रहे होते हैं। तो व्हाट आई नो कि कार बनाने के लिए तो फुल फ्लेज आपको एक मैन्युफैक्चरिंग प्लांट की ज़रूरत होती है, मशीनरी चाहिए होती है, हैवी भी होती है, टेक्निकल भी होती है और ऑफ कोर्स एक्सपेंसिव भी होती है। आपने एक यूनिवर्सिटी के सेटअप के अंदर दो कि नस्ट हमारा बहुत ज़बरदस्त बड़ा प्राइम इदारा है हमारा साइंस को लेकर, एंड वी आर सो प्राउड ऑफ नस्ट, लेकिन क्या वहाँ पर ये सब कुछ था? हाउ इट हैपेंड? ये तो मुझे एक बड़ा कोई नामुमकिन सी चीज़ लगती है जो आपने कर दिखाई है। हमारी यूनिवर्सिटी ने हमें इकोनॉमिकली एंड प्लस टेक्निकली बहुत सपोर्ट किया है, एंड दैट इज व्हाई वी आर ऑन दिस प्लेटफॉर्म। हमारी यूनिवर्सिटी में हमारे पास 2 गैराजेस हैं जहाँ पे हम ये गाड़ी बनाते हैं। अब सारी मैन्युफैक्चरिंग फ्रॉम द स्क्रैच वहीं पे ही होती है, डिज़ाइन भी वहीं पे ही होती है, और उसकी जो चेसेस वगैरह बनती है वो भी सब वहीं पे बनती है। तो हम टेस्टिंग भी अपनी ही यूनिवर्सिटी में करते हैं। अरे वाह, मतलब टेस्टिंग की जगह भी है। ट्रैक है वहाँ पे बाकायदा? फार्मूला का ट्रैक तो पाकिस्तान में है कोई नहीं, वहाँ पे आपने ट्रैक बनाया हुआ है? जी, हम ओमनी कार्ड पे हम उसकी टेस्टिंग करते हैं, और हमारे गैराज में भी बहुत सारी जगह है, तो हम वहाँ भी टेस्टिंग करते हैं। डिफरेंट टेस्टिंग होती है उसकी, टेक्निकल इंस्पेक्शन होती है, TI इंस्पेक्शन होती है, और बहुत सारी जो टेक्निकल चीज़ें हैं हम उसको मॉनिटर करते हैं। ठीक है। अच्छा, बहुत बड़ा कारनामा आप लोगों ने सर अंजाम दिया है, तो जब ये इसकी शक्ल निकल कर सामने आई, ये जो कार आपने बनाई है, इस पर सबसे पहले अपनी क्या फीलिंग्स थी और फैमिली का क्या रिस्पॉन्स रहा? क्विकली बताइएगा। ये बहुत ही अच्छा लगा हमारी फैमिलीज़ को, वो बहुत प्राउड थे, और श्योरली हमने बहुत पाकिस्तान का नाम रोशन किया, और इट वाज अ प्राउड मोमेंट फॉर मी एंड माय फैमिली एंड फॉर माय टीम मेंबर्स एंड ओवरऑल यूनिवर्सिटी, नस यूनिवर्सिटी। और हमने, मुझे और हमारी टीम को बेसिकली इसके पीछे बहुत हार्ड वर्क है, एम्बिशन है, और बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि हमें फीलिंग दिलाती हैं कि हमने कोई मतलब काम किया है, अच्छा काम किया है। नो डाउट, ये सिर्फ आपकी फैमिली या आपकी यूनिवर्सिटी की हद तक नहीं है, पूरे मुल्क को आप पे फख्र है। दैट्स व्हाई यू आर ऑन नेशनल टेलीविजन। इतनी कम एज के अंदर आप लोगों ने मिलजुल के इतना ज़बरदस्त आइडिया कंसीव किया, प्रैक्टिकली करके दिखाया, तो अगर आपको कमर्शियली इसको करना पड़े, मौका मिले, तो आप लोग तो बड़े मार्वल्स करेंगे। मेरी बहुत बेस्ट विशेज़ हैं, सिर्फ आपके लिए नहीं, आपकी पूरी टीम के लिए जो नहीं आ सकी, आपको देख रहे होंगे इस वक्त, आपके टीचर्स, हूएवर सपोर्टेड यू इन दिस ग्रेट प्रोजेक्ट, मेरी आपके लिए बेस्ट विशेज़ हैं। एंड वी बिलीव कि गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान
आपको सपोर्ट करें, स्पॉन्सर्स मजीद आएँ आपके साथ और आप इसे हायर लेवल के ऊपर पाकिस्तान के लिए करें। थैंक यू वेरी मच ऑल ऑफ यू, कुमैल, आयशा एंड अबरार फॉर ज्वाइनिंग एक्सप्रेसो। हमारी बेस्ट विशेस वंस अगेन आपके साथ हैं। हम एक ब्रेक लेते हैं। एक्सप्रेसो में एक बार फिर से खुशामदीद। अब आपको बताएं कि खुदादाद सलाहियतों के मालिक जमील नक्श, जिनकी 5वीं बरसी गुज़िश्ता रोज़ मनाई गई। जमील नक्श किराना इंडिया में पैदा हुए और तकसीम हिंद के बाद लाहौर में रिहाइश इख्तियार की। बिल्कुल, और उन्होंने म्यू स्कूल ऑफ आर्ट लाहौर से इब्तदाई तालीम हासिल की। अपनी तर्ज के मुनफरिद मुसव्विर थे और अपने तख्लीकी जहन और खुदादाद सलाहियतों से अपने फ़न को नुक्ता उरूज पर पहुँचाया। हम अगर कहें कि अगर किसी आर्टिस्ट को फ़न की महराज नसीब हुई तो नक्श साहब का नाम इसमें आता है, अनपैरेलल। और दूसरी जानिब मुख्तलिफ मौज़ूआत का अगर जिक्र करें तो उस पर मुसव्वरी की ख़ास तौर पर जो औरत है, उनके सब्जेक्ट्स के अंदर परिंदे हैं, घोड़े हैं, उनका पसंदीदा मौजू रहा और इसी के आसपास उनका आर्ट घूमता नज़र आता है। इसके अलावा स्टिल लाइफ, कैलीग्राफी और जो मिनिएचर है, इसके भी बुनियादी उसूलों के अंदर रहकर अपने फ़न में उन्होंने इसको शामिल किया, इंक्लूड किया। और आर्ट के मुमताज़ जो नाक़िदीन हैं वो कहते हैं कि ऐसे ज़हीन आर्टिस्ट सदियों में पैदा होते हैं जैसे नक्श साहब थे। इसीलिए वो कहते हैं ना कि इट्स अ ब्रांड, इट्स अ नेम, लेजेंड के तौर पे उन्हें याद रखा जाएगा। हुकूमत पाकिस्तान ने बहरहाल उनके फ़न के एतराफ़ में उन्हें तमग़ा हुस्न कारकर्दगी से नवाजा और सितारा इम्तियाज़ भी उनको दिया गया, जबकि जमील नक्श साहब के नाम पर म्यूज़ियम में दहाइयों में तैयार करदा उनके जो फ़नपारे हैं उनको रखा गया है। और उन्होंने जो बैनुल-अक़वामी सतह है यहाँ पर भी पाकिस्तान के संजीदा फ़न मुसव्वरी को बहुत ज़बरदस्त तरीके न सिर्फ उसको मुतारिफ़ कराया बल्कि बेहतरीन तरीके से रोशनास कराया और लोग आज भी मोतरफ़ हैं जो काम उन्होंने किया। इस वक्त हमारे साथ सजान नक्श साहब मौजूद हैं जो कि उनके साहबजादे हैं। हमने ज़रूरी समझा कि हम टू पे ट्रिब्यूट टू जमील नक्श साहब, हम ज़रा उनसे बात करें, कुछ उनकी यादें ताज़ा करें और कुछ उनके फ़न के बारे में बात करें। सजान, थैंक यू वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग अस। गुड मॉर्निंग, आई होप आप ठीक ठाक हैं। जी, थैंक यू एंड थैंक्स फॉर इनवाइटिंग एमिनेंट आर्टिस्ट ऑन हिज 5th डेथ एनिवर्सरी। प्लेयर्स, हमारे लिए फ़ख्र की बात है कि हम उनके बारे में बात कर रहे हैं। सच एंड ऑनर, ज़बरदस्त, इसमें कोई शक नहीं है कि बेहतरीन आर्टिस्ट थे। बतौर फ़नकार तो हम बात करेंगे ही। आप सबसे पहले बताइए कि आपके जहन में एक इतने बड़े वालिद का बेटा होने की हैसियत से क्या इमेज है उनका, और ये जो फ़नी ज़िंदगी उनकी साथ साथ चली, साथ साथ फैमिली लाइफ, हाउ वाज द बैलेंस ओवरऑल, क्या कहेंगे आज उनकी इस दिन के हवाले से, साहम दिन के हवाले से, उनकी लाइफ के बारे में? देखिए, he was always been a very private person और इस बात का अंदाजा हमें बचपन से ही हो गया था कि ours is not a stereotype father because his activities and his routines were different from the rest. And then he was a very highly disciplined man और किसी भी किस्म की जो है बेतरतीबी उनकी तबीयत पे सख्त गिरां गुजरती थी। मुझे तो उनको अगर आप कहें तो जानने का मौका उस वक्त मिला जब मेरा आर्किटेक्चर में एडमिशन हुआ। एंड नाउ सिंस वी वर फ्रॉम द सिमिलर प्रोफेशंस एज आर्ट एंड आर्किटेक्चर हैज सेम ऑर्गेनाइजिंग प्रिंसिपल्स, वो पूरे गुरु की हैसियत इख्तियार कर गए। और what I've learned from him was mainly I could ever learn from any other institutions in the world. तो उनका जितना भी ताल्लुक रहा एक उस्ताद की हैसियत से, एक वालिद साहब की हैसियत से, उसमें बेतहाशा हमारे लिए जो है वो एक सीखने के मौके थे। और उसमें मैं ये भी कहना चाहूँगा कि वो उनके जो भी लाइफ थी उसमें चंद चीज़ें उनके लिए बहुत इम्पोर्टेंट थी। उसमें सबसे ज़्यादा चीज़ था उनका वक्त, और जिसको आप कह सकते हैं कि बहुत ही उन्होंने इंटेंसली सेफगार्ड किया। हमने सारी ज़िंदगी उनको सिर्फ दो चीज़ों के साथ देखा है, इधर ब्रश इन हिज हैंड और बुक इन हिज हैंड। तो घर का जो पूरा माहौल था हमारा, इट वाज, यू कैन से, आर्ट वाज अ वे ऑफ लाइफ इन आवर हाउस। सो एवरी सेकंड मोमेंट देयर वाज अ लर्निंग इन इट। सही। तो नक्श साहब, आप उनके आर्ट को कैसे देखते हैं? उनका आर्ट से रिश्ता तो आपने बताया, उनकी आर्ट में खिदमात जो है उस हवाले से क्या कहेंगे आप? देखिए, जमील साहब, अभी आपने अपने इंट्रोडक्शन में बताया कि वो एक गैर मामूली तख्लीकी सलाहियतों के मालिक थे और उन्हें अपने मुल्क की संजीदा मुसव्वरी को बैनुल-अक़वामी सतह पर रोशनास कराने में भी एक अहम किरदार अदा किया। इसमें ये बात बताना चाहूँगा कि आर्ट के जो चंद बैनुल-अक़वामी नाक़दीन हैं,
उन्होंने जमीनश को द पेंटर का खिताब दिया और नकदीन उनको पिकासो ऑफ एशिया का भी खिताब दिया। उनका मानना है कि जमीनश का शुमार दुनिया मुसव्वरी के उन चंद बड़े मुसव्वरों में होता है जिन्होंने अपनी मुसव्वरी के जरिए अपने माहौल, अपनी हजारों साल पुरानी तहजीबी रिवायात और कायनात से जुड़ी हर शय के साथ एक रिश्ता कायम किया है, जिसकी वजह से आपको उनकी हर तस्वीर में एक इंफरादियत का पहलू मिलता है और जिसका आप फिर नफ्स से ही एसोसिएट कर सकते हैं। जहाँ तक उनकी कंट्रीब्यूशन का आपने सवाल किया तो मैं कहूँगा कि उन्होंने अपने फन के जरिए इम्कानात की नई दुनियाएं आबाद की हैं और उसमें आने वाले हर दौर के लिए मैं कहूँगा इम्कानात की नई दुनियाएं आबाद हैं और यही एक बड़े आर्टिस्ट की कंट्रीब्यूशन होती है अपने आर्ट के जरिए। और मैं आखिर जुमला ये कहूँगा कि यही एक वाहिद दलील है एक मजबूत फन के ओरिजिनल और टाइमलेस होने की भी। लेकिन आज जमील साहब हम में नहीं है, लेकिन उनका तारीख में हमेशा ही जिंदा रहेगा। ओरिजिनल एंड टाइमलेस, तो बहुत खूबसूरत अल्फाज आपने इस्तेमाल किए और किसी आर्ट के लिए मेरे ख्याल में टाइमलेस, इफ़ यू कॉल इट टाइमलेस, तो इससे बड़ा कोई टाइटल हो नहीं सकता। ये जो जिन आपने एंडलेस पॉसिबिलिटीज़ की बात की, इम्कानात की बात की आपने, इसके ओबियसली इनको साथ लेकर चलने के लिए यू नीड सर्टन सब्जेक्ट्स जो कि आपके जहन के अंदर मौजूद जो आइडिया है उसको कैनवस के ऊपर लेकर आएँ और फिर जो उसका देखने वाला है उसको वो समझा दें या उसको इंस्पायर कर जाएं, हिट कर जाए वहाँ पे जहाँ पे एक आर्टिस्ट जिस जगह पे जाके उसको पेंट कर रहा है। इसमें ख़वातीन हैं, परिंदे हैं, जानवरों में घोड़े हैं, ये इंस्पिरेशनल जो आइडियाज़ थे, इन सब्जेक्ट्स की बुनियादी वजह बीइंग अ सन आप क्या देखते हैं अपने फादर के अंदर? वाई यूज टू पेंट ऑल दिस? आई मीन ये 3 सब्जेक्ट्स मेनली। अच्छा सवाल किया आपने और देखिए ये इतना तफसीली जवाब है इसका कि इसके लिए आपको बहुत सेशंस करने पड़ेंगे क्योंकि हर सब्जेक्ट के पीछे एक तारीख जुड़ी हुई है। अच्छा मैं ये कहना चाहूँगा कि जितने भी आप सब्जेक्ट का जिक्र कर रहे हैं, चाहे वो हॉर्सेज हैं, चाहे वुमेन हैं, चाहे वो पिजन्स हैं, चाहे उनकी स्टिल लाइफ है, अगर आप इसको देखें तो सब्जेक्ट्स में तो कोई ऐसा आपको नहीं है कि जो कि बहुत ही अनहोनी सब्जेक्ट्स हैं। तारीख में बहुत से मुसव्वरों ने इन सब्जेक्ट्स को पेंट किया। तो जमीलेश का मानना था कि इट इज नॉट द सब्जेक्ट विच इज इम्पोर्टेंट, इट इज द ट्रीटमेंट ऑफ द सब्जेक्ट विच इज इम्पोर्टेंट। अगर मैं इसको दूसरे लोग में कहूंगा कि आर्टिस्ट एक आइडिया क्रिएट करता है, उस आर्टिस्ट की काबिलियत ये है कि उस आइडिया को वो एक्सटेंड कैसे करता है विदाउट बीइंग रिपीटेटिव। राइट। अच्छा अब उसमें उसकी फिर वर्ल्ड व्यू क्या है, वो कायनात को कैसे देखता है, अपनी तारीख से रिश्ता कैसे जोड़ता है और उस आइडिया को एग्जीक्यूट अपने वर्ल्ड व्यू के साथ वो कैसे करता है। इसमें मैं आपको एक सिर्फ मिसाल दूंगा। उनकी बेताशा सीरीज थी, उनकी एक सीरीज थी जो उन्होंने समझा डेडिकेट की नूरजहां, एम्प्रेस नूरजहां, और पिजन्स एंड सीरीज का नाम था पिजन्स एंड स्लाइस ऑफ लाइट। तो मैं थोड़ा सा मुख्तसर तौर पर बताऊंगा कि आर्टिस्ट किस तरह से अपने तारीख से जुड़ता है, किस तरह वो उस आइडिया को एक्सटेंड करता है। और तो जमीला साहब जब लाहौर में थे, he was in the age of 15 and he was roaming in the city of Lahore mainly to seek admission in MCA. Then he went to Empress Noorjahan Mausoleum. अच्छा, एम्प्रेस जो नूरजहां थी वो एक बहुत बड़ा नाम था, तारीख का बेताशों की कंट्रीब्यूशन थी पोइट्री में, लिटरेचर में। तो वहाँ पे उनके खुतबे को उन्होंने शेर पढ़ा एट द एज ऑफ 15 में, बता रहा हूँ आपको। ओके। और वो उनके नक्श दिमाग में रह गया। वो शेर का फारसी में शेर था, लेकिन उसका मैं उर्दू में मुख्तसर बताऊँ तो नूरजहां ने अपने खुतबे पे लिखा हुआ था कि जब मैं मर जाऊंगी तो मेरे कब्र पे कोई दिया जलाने नहीं आएगा, कोई इस पे फूल रखने नहीं आएगा और कोई परिंदा भी नहीं आएगा। अच्छा, उसको ये एंजाइटी थी। मैं बात क्या कर रहा हूँ, जमील नक्श साहब ने इस कैफियत को रिलेट किया अपने उम्र के आखिरी हिस्से में जाकर। अच्छा। उनको ये कैफियत हुई, उसी कैफियत से जब वो गुजरे कि तब यही हुआ कि यार कि मेरा काम इतना फैला हुआ, 6.5 मुहित है, तो मुझे कौन याद रखेगा। तो वो नूरजहां की कैफियत में वो रिलेट किया और फिर उस पूरे आइडिया को उन्होंने बहुत खूबसूरती के साथ उस सीरीज में, इसका नाम
pigeons and a slice of उनका काम तो सिजान बहुत खूबसूरत है ही, लेकिन द वे यू आर एक्सप्लेनिंग, आई मीन वी आर लविंग इट। थैंक यू वेरी मच। आई विश हमारे पास और बहुत सा टाइम होता और इंशाल्लाह किसी और नशिस्त में आप दोबारा आपको तकलीफ देंगे, हम डिटेल में बात करें। अभी तो नक्श साहब का मैं चाहूँगा बेखबर आज और लगा दें, आज हमारे मुल्क के बहुत बड़े नामवर आर्टिस्ट आदिल सलाउद्दीन साहब का भी इंतकाल हो गया जी। ओके बहुत रहमत करें अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त। थैंक यू वेरी मच, आपने हमें ज्वाइन किया। ज़रूर वक्त दीजिएगा दोबारा जब भी हम आपको मदू करें, ताकि हम नक्श साहब के ऊपर मजीद बात कर सकें। अभी तो कहानी शुरू ही हुई थी लेकिन वक्त आड़े आ गया। कितनी खूबसूरत कहानी थी जो सुना रहे थे नक्श साहब के बेटे। ब्रेक का वक्त तो है, ब्रेक पर जाएंगे, आपने कहीं नहीं जाना, आपसे मुलाकात होगी कुछ ही देर में। एक्सप्रेसो में एक बार फिर से खुशामदीद। प्रोग्राम का आखिरी हिस्सा है और हमने आज आपको कहा कि स्पोर्ट्स की खबर देंगे, लेकिन क्रिकेट की नहीं देंगे। हम आपको देंगे वॉलीबॉल की खबर। लोग गिला करते हैं ना क्रिकेट के अलावा भी स्पोर्ट्स पे बात किया करें, भाई एक्सप्रेसो करता है। ब्रेकिंग द बैरियर्स, सेंट्रल एशियन वॉलीबॉल लीग की बात करेंगे। यहां पाकिस्तान ने किर्गिस्तान को शिकस्त देकर फाइनल के लिए क्वालिफाई कर लिया। इट्स अ वेरी गुड न्यूज। स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स इस्लामाबाद के ये मनाजिर हैं जो हम आपको दिखा रहे हैं। यहां पे इवेंट जारी था। पाकिस्तान ने मेहमान टीम को 25-18, 27-25 और 27-25 पॉइंट्स के मार्जिन से शिकस्त दी है और फाइनल में जगह बनाई है। पाकिस्तान टीम की इस इवेंट में ये मुसलसल चौथी कामयाबी है, एक और बहुत अच्छी बात है। और इससे पहले इस इवेंट के अंदर तुर्कमेनिस्तान, अफगानिस्तान और श्रीलंका पाकिस्तान से हार चुके हैं। आज खेला जाने वाला है फाइनल। इसमें पाकिस्तान का मुकाबला होगा ब्रदर इस्लामी मुल्क ईरान से, जिसकी टीम बहुत अच्छी है। सो देखना यह कि परफॉर्मेंस कैसी होती है। लेकिन इसमें सबसे खुशाइन बात पता है क्या है? आप ऑडियंस की पार्टिसिपेशन देखें। हाँ। कितनी बड़ी तादाद में लोग देखने के लिए आए हैं, जिससे साबित होता है कि अगर लोगों को मौके दिए जाए टू शो अदर देन क्रिकेट डिफरेंट स्पोर्ट्स को, तो लोग उसको एक्नॉलेज करते हैं, लोग पसंद करते हैं। बिल्कुल। इसके साथ ही आज के प्रोग्राम से इतना ही। अपना ख्याल रखिएगा, फीडबैक जरूर दीजिएगा। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज।